हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपके 12th, 10th और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपके 10 से 15 नंबर, 10 से 15 नंबर, हो सकता है इससे ज्यादा भी, इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या होता है मानव जनन, कितने प्रकार होते हैं जनन के, निषेचन क्या होता है, युग्मक क्या होते हैं, युग्मनज क्या होते हैं, जरायुज क्या होता है, स्तन ग्रंथियां किनमें विकसित होती हैं, किनमें नहीं होती हैं, नर और मादा में अगर स्तन ग्रंथियां विकसित हैं तो किनमें विकसित हैं, क्यों विकसित हैं, इन्हीं सब बातों पे आज हम लोग गहन चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है, देखिए जनन, कोई भी जीवधारी या हम ही लोग जो है, मनुष्य जो है, हम लोग अपने वंश, अपनी जाति, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनको हमारा वंश जाना जाए कि आने वाली पीढ़ियों में भी हमारी पीढ़ियां जीवित रहें, इसलिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों जनन क्या होता है, जनन तो अपने ही जैसी नई संतान को जन्म देना, अपने ही जैसी नई संतान को जन्म देना, नई संतान को जन्म देना, अपनी ही जैसी नई संतान को जन्म देना दोस्तों जनन कहलाता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जनन होता है अगर मैं बात करूं तो जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। एक होता है लैंगिक जनन दोस्तों और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। 2 प्रकार के जनन होते हैं। अब अगर ये 2 प्रकार के हैं तो इसमें डिफरेंस जरूर होगा, तभी इसे 2 भागों में बांटकर आपको बताया जा रहा है। तो क्या है इसमें अंतर, चलिए आइए देखते हैं पॉइंट एक एक पॉइंट के माध्यम से कि क्या अंतर है इनमें। तो देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमेशा इसमें जो जनक की आवश्यकता होती है, जनक का मतलब क्या हुआ, जो लोग जनन कर रहे हैं, नर और मादा। तो देखिए इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। 2 जनक का मतलब इसमें एक नर होगा और दूसरा मादा होगा, एक नर और दूसरा मादा। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, इसमें या मादा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पहला अंतर आप समझ गए होंगे, इसका पहला अंतर आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है, एक नर और एक मादा, और अलैंगिक जनन में दोस्तों या तो नर या तो मादा, मतलब इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होता है दोस्तों, लैंगिक जनन में युग्मनज हिस्सा लेते हैं। कौन हिस्सा लेते हैं, युग्मनज, सॉरी युग्मनज नहीं, युग्मक, सॉरी दोस्तों युग्मक। लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है और इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अभी युग्मक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि युग्मक क्या होते हैं, लेकिन अभी यहां पे सिर्फ बेसिक अंतर हम लोग जानते हैं कि युग्मक के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें युग्मक की आवश्यकता होती है, इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसमें निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, नहीं होती है। ये मैंने काटने का निशान बना दिया, समझिए नहीं होती है। चौथा, निषेचन के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। और दोस्तों इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद 5वां अंतर, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है और इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है।
छठवां अंतर दोस्तों, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्लोन का निर्माण होता है, क्लोन का निर्माण होता है अलैंगिक में। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार देखिए, जनन क्या होता है? अपने ही जैसी संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। सभी जीवधारी अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं, और जनन करने की जो क्षमता होती है उसे जनन क्षमता कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर या तो मादा। लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें निषेचन होता है लैंगिक में, अलैंगिक में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक में युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। इसमें भ्रूण का निर्माण होता है लैंगिक में, अलैंगिक में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक में क्लोन का निर्माण होता है। अब बात आती है क्लोन क्या होता है। देखिए, इसका मतलब आप इसका सातवां बना सकते हैं कि ये आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान नहीं होते हैं। आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से समान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते दोस्तों? मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पे लिखने की जगह नहीं है। तो क्लोन का मतलब ये है लैंगिक में, इसमें क्लोन नहीं बनता। जैसे हम ही लोग हैं, हम अपने माता पिता के संतान हैं, तो हम अपने माता पिता से कुछ ना कुछ जरूर भिन्न होंगे। या तो हमारी लंबाई उनके जैसी नहीं होगी, हमारा रंग उनके जैसा नहीं होगा, तो हम पूर्णतया अपने माता पिता से पूर्णतया तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। अगर मिल जाएंगे तो वो क्लोन हो जाएगा। हम लोग क्लोन नहीं है, हम लोगों को जन्म दिया गया है, हम लोग क्लोन नहीं है। दोस्तों तो समझ गए होंगे ना कि ये इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम अपने माता पिता से उनके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, आनुवांशिक गुण हमारे अंदर जार मिलेंगे हम लोग, लेकिन पूर्णतया नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। हम उनसे लंबे होंगे या तो वो हमसे लंबे होंगे, हम काले होंगे या तो वो हमसे गोरे होंगे, हमारे कान छोटे होंगे, हो सकता है उनके कान बड़े हों। तो ये सारी असमानताएं लैंगिक जनन में जरूर देखी जाएंगी दोस्तों, इसीलिए इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि अलैंगिक जनन में जो संतान का जन्म होता है वह आकार की और आनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। पूर्णतया तो हम समान नहीं होती, कुछ ना कुछ लक्षण मिलते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि समान नहीं होती। क्लोन में क्या होता है? क्लोन का मतलब हूबहू वैसा कि हम जैसा करे हैं, हमारी फोटोकॉपी मशीन में हमको डाल के निकाल लिया गया, दूसरा अरविंद खड़ा कर दिया गया, तो वो है क्लोनिंग। कि वो हूबहू मेरी लंबाई, मेरी शक्ल, मेरे नाक, मुंह, कान सब मेरे जैसा, वो होती है क्लोनिंग। जो किसमें होता है दोस्तों? अलैंगिक जनन में होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी मैं आपको समय दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका। देखिए, अब बात हम करेंगे युग्मक के बारे में। अभी मैंने बताया ना युग्मक क्या होते हैं, अब हम युग्मक पर चर्चा करते हैं कि युग्मक क्या होते हैं। देखिए, मैंने बताया लैंगिक जनन में युग्मक की आवश्यकता होती है। अब आखिर युग्मक होते क्या है? मैंने ये भी बताया है कि जनन जो लैंगिक जनन होता है नर मादा, तो इसका मतलब युग्मक भी किसमें किसमें होंगे, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे, एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक मैं लिख दे रहा हूं पूरा, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। मादा युग्मक, अब अंतर क्या होता है दोनों में? देखिए, नर युग्मक शुक्राणु होता है। क्या होता है दोस्तों? नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नर जनन अंग कौन सा होता है, या नर जननांग कौन सा होता है और मादा जननांग कौन सा होता है, जहां पर इनका निर्माण होता है। देखिए, शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहां होता है? वो होता है वृषण में। कहां होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का जो निर्माण है वो वृषण में होता है। इसे इंग्लिश में टेस्टिस के नाम से जानते हैं। जो नर में एक जोड़ी पाया जाता है,
उसी प्रकार अंडाणु का निर्माण दोस्तों कहां होता है? अंडाशय में होता है। कहां होता है दोस्तों? अंडाशय में होता है। अंडाशय को ओवरी कहते हैं और इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। और ये दोनों क्या है? एक नर युग्मक है तो अंडाणु मादा युग्मक है। अब शुक्राणु से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो शुक्राणु होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और अंडाणु क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। समझ गए होंगे दोस्तों? शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। आप याद रखेंगे। अगर विश्व की बात कर लें कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, अगर मानव का नाम मत जोड़िए, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा। ये विश्व स्तर पे है, यहां मानव का नाम मैंने नहीं लिया। अगर मानव में पूछा जाएगा कि मानव की सबसे छोटी तो शुक्राणु, मानव की सबसे बड़ी तो अंडाणु। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया होगा। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। हमने जनन के प्रकार देख लिया, युग्मक के बारे में देख लिया। अब हम लोग का चैप्टर क्या है? मानव जनन है। तो हम लोग को और ज्यादा किसी टॉपिक पे नहीं जाना है, मानव जनन के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, जो हम मनुष्य होता है, मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? वो एक लिंगी प्राणी होता है। कैसा प्राणी होता है दोस्तों? मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी होता है। कितने लिंगी प्राणी होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। एक नर का जननांग होता है और एक मादा का जननांग होता है। तो नर में एक लिंग होता है और मादा में भी क्या होता है? एक लिंग होता है। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। अब मनुष्य में क्या होना है? नर भी आ जाएगा, मादा भी आ जाएगा, नर भी आएगा और मादा भी आएगा। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। मैंने अभी बता ही दिया है सारी चीज युग्मक के बारे में कि कौन है ना। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पूछते हैं लैंगिक द्विरूपता क्या कहलाती है? लैंगिक द्विरूपता क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामों में कि लैंगिक द्विरूपता। दोस्तों लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? तो लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं? इसमें हम क्या कहेंगे? एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा। एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा। एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा। एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा जब आपस में मिलते हैं तथा इनकी जातियां समान हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा जब आपस में संयोजन करते हैं या आपस में मिलते हैं और इनकी जातियां क्या हो और इनकी जाति समान हो, तो इसे क्या बोलते हैं? लैंगिक द्विरूपता बोलते हैं। तो आप ऐसे ही इसको बता सकते हैं कि जिनकी जाति, हाँ, कि लैंगिक द्विरूपता क्या होती है कि जिसमें एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा जिनकी जाति समान हो, संयोजन करते हैं, आपस में जनन करते हैं, तो ऐसी जो घटना होती है उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। समझ गए होंगे लैंगिक द्विरूपता क्या होती है कि एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा इनकी जातियां क्या है? समान हैं, वो आपस में अगर जनन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? लैंगिक द्विरूपता कहलाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आप शब्द सुने होंगे कि मनुष्य जरायुज होता है। मनुष्य क्या होता है? जरायुज होता है। मनुष्य जरायुज होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सभी स्तनधारियों को जरायुज कहा जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं सभी क्या है? जरायुज हैं। स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं सभी जरायुज हैं। सभी स्तनधारी, ठीक है, सभी स्तनधारी, जितने स्तनधारी हैं सभी क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। और जरायुज कौन? स्तनधारी होते हैं। और ये कह सकते हो इन्हें सजीव प्रजनक भी कहते हैं। मनुष्य को जरायुज, मनुष्य जरायुज होता है।
सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं और जो जरायुज होते हैं वो सजीव प्रजक होते हैं। क्या होते हैं? वो सजीव प्रजक होते हैं। अब बात आती है सजीव प्रजक का मतलब क्या होता है? सजीव प्रजक का मतलब होता है कि इसमें कहा मनुष्य जरायुज होता है, स्तनधारी होता है, सजीव मतलब जो मनुष्य होता है ये किसको जन्म देता है? ये बच्चों को जन्म देता है, बच्चों को जन्म देता है। मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, इसलिए इसको सजीव प्रजक कहा गया है। और जो अंडे देते हैं जो जीव, उन्हें अन्न प्रजक के नाम से जाना जाता है, वो फिर जरायुज में नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें दो ऐसे जीवधारी हैं जो जरायुज भी हैं और स्तनधारी भी हैं, परंतु वे अंडे देते हैं। वो कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी, और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम उनमें तो है ही है। तो इसमें अपवाद कौन से हैं? तो अपवाद को हम जान लेते हैं दोस्तों, अपवाद कौन से हैं? तो वो दो जीवधारी है, एक का नाम है एकेडिना, एकेडिना, और दूसरे का नाम है प्लेटिपस। एक का नाम है एकेडिना और दूसरे का नाम है प्लेटिपस। हाँ दोस्तों, यही वो अपवाद है, एकेडिना और प्लेटिपस। ये दो ऐसे स्तनधारी हैं, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो सजीव प्रजक ना होकर अंड प्रजक हैं। ये अपवाद हैं। ठीक है दोस्तों, कि अब जरायुज स्तनधारी होने के बावजूद भी ये अंडे देते हैं। वो अपवाद कौन से हैं? एकेडिना और प्लेटिपस, ये अंड प्रजक होते हैं। कहां पाए जाते हैं? अगर मैं बात करूं किन क्षेत्रों में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी स्थिति महाद्वीप जैसी, जिसे हम लोग सातवां महाद्वीप भी कहते हैं, जो गलत है। इसकी स्थिति महाद्वीप जैसी है, ना कि ये महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं ना कि विश्व का सातवां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, गलत है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सातवां महाद्वीप नहीं है। विश्व का सातवां महाद्वीप ओशेनिया महाद्वीप है, और ओशेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया आता है। कि बहुत लोग के मन में हो रहा था भी ऑस्ट्रेलिया को भैया महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है, और जो क्षेत्र महासागरों से घिरे होते हैं उन्हें ही महासागर, उन्हें ही महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसे महाद्वीप नहीं कह सकते, इसकी स्थिति महाद्वीप जैसी है, ये बोलेंगे इसके लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज, किन्हीं महाद्वीप, किसी भी महाद्वीप की राजधानी नहीं होती है। दूसरा अंतर बता रहा हूं, किसी भी महाद्वीप की राजधानी नहीं होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न। एक अंतर ये भी है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर से एक बार देखते हैं, मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है, इसमें नर और मादा आता है। नर जननांग होता है, मादा जननांग होता है। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? जब एक लिंगी नर और एक लिंगी मादा, जिनकी जाति समान हो, अब वो आपस में जब जनन करेंगे तो ऐसी घटना को ही लैंगिक द्विरूपता कहेंगे। मनुष्य जरायुज होता है, जरायुज का मतलब स्तनधारी। जो मनुष्य जरायुज होता है वो स्तनधारी होते हैं, सभी स्तनधारी जरायुज होते हैं। जरायुज सजीव प्रजक होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन अपवाद भी हैं दोस्तों, दो, एकेडिना और प्लेटिपस, जो स्तनधारी भी हैं लेकिन देते क्या हैं? अंडे देते हैं। ये अंड प्रजक इन्हें कहा जाएगा। और ये कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आपको मैंने समझाया तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये आपकी कहीं भी मदद कर सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो दोस्तों आप मेरा सहयोग करें, आप वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों की बायो कमजोर है, उनके भी 100% नंबर आने चाहिए। तो आप भी उनका भी सहयोग करिए, खुद भी करिए और उनका भी करिए। ये समझ गए होंगे आप, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्तनधारी। अभी मैंने यहां पे बात की थी मनुष्य स्तनधारी होता है। मनुष्य क्या होते हैं दोस्तों? स्तनधारी होते हैं। मनुष्य स्तनधारी होता है। मनुष्य क्या होता है? स्तनधारी होता है। अब बात आती है स्तन। स्तन का मतलब स्तन ग्रंथियां का विकसित होना या ना विकसित होना। अब आगे हम बात करते हैं क्या होगा इसमें। एक तरफ मैं लिख रहा हूं नर और एक तरफ लिख रहा हूं मैं मादा। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि स्तन ग्रंथियां सिर्फ महिलाओं में होती हैं, और बहुत लोग से पूछ लोगे कि भैया क्या स्तन ग्रंथियां पुरुषों में भी होती हैं? कहें ना भैया बिल्कुल नहीं होती।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों, स्तन ग्रंथियां नर में भी पाई जाती हैं और स्तन ग्रंथियां मादा में भी पाई जाती हैं। बस शर्ते अंतर इतना होता है कि मादा में स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, स्तन ग्रंथियां जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं, सॉरी मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, मैंने बनाया है इस पे एक वीडियो पूरे स्तन ग्रंथियों पर। स्तन इस मादा में क्या होती है, स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। क्या होती है? विकसित होती हैं। नर में विकसित नहीं होती हैं। स्तन ग्रंथियां तो होती हैं दोनों में, लेकिन मादा में विकसित और इसमें विकसित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऐसे हार्मोन मादा में पाए जाते हैं जो स्तन ग्रंथियों को विकसित करने का कार्य करते हैं। लेकिन नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो स्तन ग्रंथियों को विकसित होने से रोकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मनुष्य स्तनधारी होता है तो ये स्तन ग्रंथियां नर में भी पाई जाती हैं और मादा में भी पाई जाती हैं। बशर्ते अंतर इतना होता है कि नर में स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं और मादा में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। कारण मैंने बताया, ये हार्मोन है, इसके कारण मादा में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जिसकी वजह से मादा में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं और पुरुष में ऐसे हार्मोन नहीं पाए जाते हैं तथा पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो स्तन ग्रंथियों को विकसित होने से रोकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं निषेचन पे। क्या होता है निषेचन? निषेचन क्या होता है? निषेचन, तो देखिए, निषेचन अंडाणु और शुक्राणु जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, तो युग्मकों का मिलन जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो इसी घटना को हम निषेचन कहते हैं। क्या होता है निषेचन दोस्तों? जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों? जब अंडाणु जो है शुक्राणु से क्या करेगा? मिलेगा। जब अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा तो इसी घटना को दोस्तों हम निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो निषेचन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो इसी घटना को निषेचन कहते हैं। मनुष्यों में निषेचन की बात करें अगर हम, मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है? तो मनुष्यों में निषेचन होता है अंतः निषेचन। मनुष्यों में निषेचन कैसा होता है दोस्तों? अंतः निषेचन होता है मनुष्यों में। अब अंतः निषेचन मैंने बता दिया तो इसका मतलब अंतः है तो बाह्य भी होगा। तो मैं दोस्तों आपको यहां बता दूं कि निषेचन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं निषेचन के? तो दोस्तों दो प्रकार का होता है अंतः निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन में क्या होता है दोस्तों? अंतः निषेचन शरीर के अंदर होता है। अंतः निषेचन शरीर के अंदर होता है। कहां होता है दोस्तों? शरीर के अंदर। और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। कहां होता है? शरीर के बाहर होता है। अंतः निषेचन शरीर के अंदर होता है जो मनुष्यों में होता है और बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। अब बात आती है मनुष्यों में अंतः निषेचन किसमें होता है? तो मनुष्यों में जो अंतः निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर होता है। किसके शरीर के अंदर होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है, मतलब युग्मक शरीर के बाहर मिलेंगे, युग्मनज शरीर के बाहर बनेगा तो वो बाह्य निषेचन। जब युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर हो तो अंतः निषेचन जो मादा के अंदर होता है, जिससे आगे युग्मनज का निर्माण जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर वही भ्रूण शिशु का रूप ले लेता है। तो अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन जो शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है। ये तो मादा में हो गया या कह सकते हो मनुष्य में होता है ये। अब बात आती है इसके एग्जांपल कि बाह्य निषेचन किसमें किसमें होता है? तो मछली, मेढक, स्टारफिश, ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं इनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा निषेचन के बारे में कि निषेचन कितने प्रकार, निषेचन क्या होता है। तो अंडाणु शुक्राणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। मनुष्यों में अंतः निषेचन होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, अंतः बाह्य होता है जो शरीर के अंदर हो, अंतः जो शरीर के बाहर हो वो बाह्य। मनुष्य में कहां होता है निषेचन? तो मादा के शरीर में होता है। ठीक है, और बाह्य निषेचन मछली, मेढक और स्टारफिश में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
मैं वीडियो को यही स्टॉप करता हूं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे पूरे इस टॉपिक को। कल आगे इस पे हम और चर्चा करेंगे, ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।